लोग सीखेंगे वर्क डन निकालना थर्मोडायनेमिक्स में, लेकिन बाय ग्राफिकल मेथड। यानी आपको ग्राफ दिया जाएगा एक और आपको वर्क डन निकालना पड़ेगा। हेडिंग डालिए ग्राफिकल मेथड ऑफ फाइंडिंग वर्क डन। देखिए जल्दी से, ग्राफिकल मेथड ऑफ फाइंडिंग वर्क डन। तो पहला सवाल उठता है कि कौन सा ग्राफ दिया जाएगा जिससे वर्क डन निकल आएगा। वैसे तो किसी भी ग्राफ से निकल सकता है, बट डायरेक्टली निकलता है पीवी इंडिकेटर डायग्राम से। पीवी इंडिकेटर, कल मैंने इंडिकेटर डायग्राम बताया था, अब आगे बढ़ रहा हूं। पीवी इंडिकेटर डायग्राम, ठीक है। पीवी इंडिकेटर डायग्राम में डायरेक्टली आप क्या निकाल सकते हैं, वर्क डन निकाल सकते हैं। सपोज करिए ये एक प्रोसेस दिया गया है ए से बी तक, ठीक है। ऐसे ही हम इधर कर देते हैं, अब की बार ए से बी ऐसे हो गया, ठीक है। तो कैसे वर्क डन निकलेगा, ध्यान समझिए। अगर आप मतलब इस तरीके से इसका शेडिंग करिए, शेडिंग मतलब ऐसे समझिए वॉल्यूम एक्सिस के परपेंडिकुलर साइड, ऐसे समझिए तुम एक टॉर्च जलाए खड़े हो, तो क्या पड़ेगी इसकी छाया, इसकी छाया ऐसे पड़ेगी। ये छाया है, तो इस छाया का क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ दैट रीजन बिटवीन वॉल्यूम एक्सिस एंड द प्रोसेस या ग्राफ, जो भी कहें आप, ठीक है। तो ये जो एरिया होता है ये वाला, यही एरिया किसके बराबर होता है, वर्क डन के। आई बात समझ में, वर्क डन बाय थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, ठीक है। वैसे मतलब ये भी पीवी इंडिकेटर डायग्राम है, इससे भी वर्क डन आ जाएगा। क्या इमेजिन करें कि टॉर्च जल रहा है, क्या जल रहा है, टॉर्च, तो इसकी छाया पड़ेगी, तो इस छाया का क्षेत्रफल अर्थात एरिया जो हम निकालेंगे वो हमें क्या बता देगा, वर्क डन बता देगा। क्या बता देगा, वर्क डन बता देगा। अब समस्या खड़ी हो गई कि सर जी दोनों में क्या कोनो फर्क नहीं है क्या? बहुत जोर से फर्क है, बहुत जोर से फर्क है। ये कौन सा वाला केस है, देखो इसमें वॉल्यूम बढ़ रहा है, यानी इसमें एक्सपेंशन हो रहा है, और एक्सपेंशन जब होता है तो सिस्टम वर्क करता है, गैस पिस्टन को उठाता है, यानी वर्क डन बाय द सिस्टम होता है। और जब वर्क डन बाय द सिस्टम होता है तो कैसा लिया जाता है, पॉजिटिव, याद है, ठीक। तो इस केस में क्या होता है, देखो एरो ऊपर जा रहा ऐसे, यानी वॉल्यूम क्या हो रहा है, कम हो रहा है। यानी कौन सा केस है, कंप्रेशन का केस है। कंप्रेशन का मतलब ऊपर से कोई पिस्टन दबा रहा होगा, ठीक है। यानी गैस पे वर्क हो रहा है, सिस्टम पे वर्क हो रहा है। तो सिस्टम पे वर्क होता है तो कैसा लिया जाता है, नेगेटिव। आई बात समझ में। तो आप जब भी ग्राफ से यानी पीवी इंडिकेटर डायग्राम से जब भी आप वर्क डन निकालेंगे, तो वर्क डन निकालने के पहला स्टेप, पहली बात तो दिखना चाहिए कि पी वर्सेस वी इंडिकेटर डायग्राम है, यानी ये दोनों पीवी हैं, दोनों से वर्क डन निकलेगा। कैसे निकलेगा, वॉल्यूम एक्सिस के परपेंडिकुलर टॉर्च जला दीजिए, टॉर्च जलाने से इसके इस तरफ छाया बनेगी, तो जो छाया होगी उसका एरिया क्या होगा, वर्क डन के बराबर होगा। बस इतना देखना पड़ेगा कि एक्सपेंशन हो रहा है क्या, वो एरो देखने से पता चल जाएगा प्रोसेस का। एक्सपेंशन हो रहा है क्या, तो वर्क डन में प्लस का साइन लगा देना और माइनस लगा देना। मतलब देखा जाए तो मैंने गलत जगह लगाया है, वर्क डन बराबर पॉजिटिव एरिया, यानी जो आप एरिया निकालेंगे उसमें प्लस लगा देंगे तो वर्क डन आ जाएगा। तो जब आप एरिया निकालेंगे उसमें नेगेटिव लगा देंगे तो वर्क डन आ जाएगा। किस केस का, कंप्रेशन का। किस केस का, एक्सपेंशन का। आगे बात समझ में, तो हम लिखवा रहे हैं, लिख लीजिए। हेडिंग थी ग्राफिकल मेथड ऑफ फाइंडिंग वर्क डन इन एनी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। हेडिंग थी ग्राफिकल मेथड ऑफ फाइंडिंग वर्क डन इन एनी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। एनी को अंडरलाइन कर लीजिएगा, मतलब ये ग्राफिकल मेथड किसी भी प्रोसेस के लिए एप्लीकेबल होगा, ठीक है। तो लिखिए एरिया अंडर पीवी इंडिकेटर डायग्राम, या ऐसे लिखिए एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन, ऐसे लिखिए एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन पीवी इंडिकेटर डायग्राम and volume axis. The area enclosed between PV indicator diagram
the area enclosed between the PV indicator diagram and volume axis, the area enclosed E से लिखा है थोड़ा, इंग्लिश मीडियम में पढ़ाते हैं. Area enclosed between PV indicator diagram and volume axis gives work done in a thermodynamic process. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2 नोट कर लीजिए दोनों को. चलिए वे क्वेश्चन लिखिए. इसके 3 ये डायग्राम बने हुए हैं. देखिए, इन द फॉलोइंग 3 केसेस कैलकुलेट वर्क डन. इन द फॉलोइंग 3 केसेस कैलकुलेट वर्क डन. फिर ए बी सी तीनों डायग्राम बना लीजिए, फिर सोल्यूशन करते हैं. देखिए, सोल्यूशन में अगर हम आए, एक हम बता रहे हैं, उसके बाद आप करिएगा. ठीक, आपको वर्क डन निकालना है. तो गुरुजी ने क्या सिखाया कि आपको जब पीवी इंडिकेटर डायग्राम दिया जाए, P वर्सेस V इंडिकेटर डायग्राम दिया जाए, तो आपको क्या इमेजिन करना है कि आपको ऊपर से एक टॉर्च जल रही है, ऐसा इमेजिन करना है. ठीक है. जब ये टॉर्च, मतलब बनाना नहीं वहां पर, तुम वहां पर टॉर्च और अगिया बैताल बना दूंगा. इमेजिन करना है टॉर्च जल रही है. तो जब टॉर्च जलेगी तो इतने हिस्से में शैडो पड़ेगी. तो इस शेडेड पोर्शन का क्या निकालना है? एरिया. यही वर्क डन हो जाएगा. ठीक है. अब अंधेरे तो तुम हो नहीं, साफ साफ देख सकते हो कि वर्क डन जो होगा वो एरिया के बराबर होगा. और यहां पे जो एरिया है वो एक रेक्टेंगुलर शेप है. शेडेड पोर्शन क्या है? इसका तो 9th में किया होगा. शेडेड पोर्शन का एरिया निकालो, है ना. तो ये कितना हो गया? 5 में से 1 गया, कितना? 4. और ये 10 और 0 के बीच के हो गया, तो कितना हो गया? 10. कोई दिक्कत? ठीक है. तो एरिया क्या आ जाएगा? लेंथ इंटू ब्रेड्थ. तो 10 इंटू 4. अब इसमें क्या डिसाइड करना है? साइन. तो आप गौर से देखिए, एरो इधर लगा है, तो वॉल्यूम एरो इधर लगा है, मतलब एक्सपेंशन हो रहा है. लुल्लचंद, वाह. ठीक है. एरो इधर लगा है, मतलब वॉल्यूम में हम आगे बढ़ रहे हैं. वॉल्यूम में आगे बढ़ रहे हैं मतलब एक्सपेंशन हो रहा है. और जब एक्सपेंशन होता है तो एरिया के साथ क्या लगाया जाता है? प्लस. तो ये हो गया, बस खत्म. वर्क डन इज इक्वल टू कितना हो गया? प्लस का 40 जूल. का खत्म, आंसर आ गया. चलो बी और सी निकालो. चलो भैया, हम ही बताते हैं बी वाला पार्ट. फिर से टॉर्च जल रही है ऊपर से, मसाल. ठीक है. तो ये आएगा शेडेड पोर्शन. ये एक ट्रेपेजियम है. ठीक है. 1 से 5 के बीच में 4 आया. ठीक है. ये वाली साइड क्या आ गई? 2 आ गई. पीछे वालों बात ना करो, गुम्मा मार देंगे आगे भी. ये 5 हो गया. ठीक है. ट्रेपेजियम के एरिया फॉर्मूला क्या होता है? वर्क डन बराबर एरिया के होता है. ट्रेपेजियम बना है, एरिया फॉर्मूला होता है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स. पैरेलल साइड 2 ये 5 ये, यानी 2 + 5 into separation between these two parallel sides, which is 4. तो 2 दूनी 4, 7 दूनी 14. वर्क डन आ गया 14 जूल. भले ही आप एरिया निकाल रहे हो, लेकिन इस समय पीवी इंडिकेटर डायग्राम का एरिया क्या बता रहा है? वर्क बता रहा है. नहीं समझे? पीवी इंडिकेटर डायग्राम का एरिया क्या बता रहा है? वर्क बता रहा है. तो यूनिट क्या लिखा जाएगा? जूल लिखा जाएगा. समझे? अब सवाल उठता है, प्लस लगाना है कि माइनस. तो यहां पे चल रहा है एरो इधर, यानी इस तरफ एरो चल रहा है. यानी ये केस किसका है? कंप्रेशन. कहीं तो कांस्टेंट, हाँ वही कंप्रेशन चल रहा भी है.
तो कंप्रेसर में क्या लेते हैं, माइनस लेते हैं, माइनस माइनस तो माइनस 14 जूल हो गया। ठीक है, अब दया करो हम पे और सी वाला करके दिखा दो। देखिए भैया इसमें वर्क डन जो होगा वो 0 हो जाएगा। कैसे? अगर आप ऊपर टॉर्च के फंडे से देखो तो जब आप ऊपर टॉर्च जलाओगे तो इस लाइन का जो शैडो गिरेगा वो पॉइंट बनेगा, और पॉइंट का एरिया 0 होता है, इसका मतलब वर्क डन 0 है। तरीका नंबर 2, इस तरीके से भी आप देख सकते हैं कि वॉल्यूम एक्सिस के परपेंडिकुलर जो लाइन होती है, इसका मतलब उसमें वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट। हम कल बताए थे कि जिस एक्सिस के परपेंडिकुलर लाइन होती है इसका मतलब वही चीज कांस्टेंट होती है। ठीक है, और V अगर कांस्टेंट है तो इसका मतलब ना एक्सपेंशन हो रहा है ना कंप्रेशन हो रहा है, ना पिस्टन ऊपर जा रहा है ना नीचे आ रहा है, इसका मतलब वर्क डन नहीं हो रहा है। यानी थर्ड केस को तो बिना सॉल्व करे ही कर देना चाहिए था। ठीक है, और अगर आपको करने की बिल्कुल करास मची है तो वर्क डन का मतलब होता है एरिया। एरिया में यहाँ प्लस माइनस कुछ नहीं लगा सकते क्योंकि एरिया यहाँ कितना हो जाएगा, 0। आंसर हो गया 0 जूल। नोट कर लीजिए। चलिए हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। 0th लॉ पढ़ चुके हैं, अब पढ़ना है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बहुत आसान चीज है, एकदम इंडिया वाले बच्चों के तरीके, स्पेशली बउआस के तरीके, स्पेशली कानपुर वाले। इनका हुआ कि 100 रुपये मिलेगा, 100 रुपये में 80 रुपये का सामान आया, बचे 20, कहीं खुद की जेब गर्म हो गई, कमीशन, यही नाम दिया जाता है नॉर्मली। ठीक है, 100 रुपये का सामान आया, ठीक है, कभी कभी तो 20 का सामान आता है, 80 कमीशन हो जाता है। ठीक है, तो अगर आप इस छोटी सी बात को अगर अपने ऊपर इंप्लीमेंट करा समझते हैं तो यही चीज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। यानी तुम लोग बचपन से फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जानते हो कि सिस्टम को हम जितनी हीट देते हैं उस हीट का कुछ हिस्सा सिस्टम वर्क कर पाता है, और बचा हुआ एनर्जी जो रह जाता है वो उसी सिस्टम में एज अ इंटरनल एनर्जी स्टोर हो जाता है। समझे? यानी हमने 100 जूल एनर्जी दी तो सिस्टम ने 80 जूल वर्क किया, बचा 20 जूल, वो 20 जूल सिस्टम के अंदर ही स्टोर हो गया। इसी को कहते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड इट इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर क्या होता है? कंजर्वेशन। कंजर्वेशन क्या है? कंजर्वेशन क्या है? कंजर्व शब्द जब भी लगाया जाता है तो जो चीज कंजर्व होती है वो प्रोसेस से पहले और प्रोसेस के बाद उतनी ही रहती है। यानी नोट जब घर में पेरेंट्स के हाथ में था तब भी वो 100 रुपए का था, और टोटल सामान आप जितने का लाए जितना आपने बचा लिया अब भी वो कितना है, 100 रुपए ही है। आई बात समझ में? तो इसी को कहते हैं कंजर्वेशन। अर्थात आपने जितनी एनर्जी सिस्टम को दी वो निकाल लीजिए, और सिस्टम के अंदर कितनी स्टोर हो गई और सिस्टम ने कितना वर्क किया उसको निकाल लीजिए, इधर का जोड़ लीजिए, इधर का इधर का क्या आएगा, बराबर आएगा। इसी को कहते हैं कंजर्व होना। आई बात समझ में? कंजर्व और कुछ नहीं होता। तुम लोग बचपन से कंजर्व को तो बदनाम किए हो। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। हो गया। तुमने कंजर्वेशन को क्या बना दिया, एक डेफिनेशन जैसा बना दिया। कंजर्वेशन डेफिनेशन नहीं है, कंजर्वेशन एक फॉर्मूला है। ठीक है, कि प्रोसेस के पहले वो अमाउंट जितनी थी प्रोसेस के बाद भी, प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद भी उतनी ही रहेगी। आई बात समझ में? तो लिखिए, हेड डालिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। लिखिए अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, कॉमा, इफ सम हीट is supplied to a system, according to this law, if some heat is supplied to a system, if some heat is supplied to a system which is capable of doing work, मतलब वो वर्क कर पा रहा हो ऐसा सिस्टम होना चाहिए, which is capable of doing work, comma, then the quantity of heat absorbed by the system, comma, then the quantity of heat absorbed by the system, the quantity of heat absorbed by the system will be equal to, absorbed by the system will be equal to
the sum of the increase will be equal to the sum of the increase in its internal energy and the work done by the system on the surroundings, on the surroundings. That is, ऐसा ले लीजिए, that is डेल्टा Q बराबर डेल्टा U प्लस डेल्टा W प्लस डेल्टा U. ध्यान रखें जब भी इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करें तो पुट वैल्यूज विद प्रॉपर साइन कन्वेंशन के साथ आपको वैल्यू रखनी है. पुट वैल्यूज विद प्रॉपर साइन कन्वेंशन लिखिए. इसके नीचे लिखिएगा स्टार बना के, दिस लॉ इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. दिस लॉ इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. This law is based on law of conservation of energy. ठीक है. क्वेश्चन लिखिए. शीट आपको देखते हैं, दिलवाते हैं. क्वेश्चन लिखिए. ये क्वेश्चन नंबर 38 है मेरी शीट में. एनसीईआरटी का फिलहाल क्वेश्चन लिख लो. 12.8 होगा ये. एनसीईआरटी का 12.8 क्वेश्चन नंबर 38 इन माय शीट. क्वेश्चन लिखिए. एन इलेक्ट्रिक हीटर supplies heat to a geyser. An electric heater supplies heat to a system. Sorry, फिर से बोल रहा हूँ. An electric heater supplies heat to a system. गीजर काट दीजिए. An electric heater supplies heat to a system at a rate of 100 watt. At a rate of 100 watt. If system performs work at the rate of 75 joule per second, ठीक है, कॉमा, at what rate internal energy is increasing. At what rate the internal energy is increasing. क्वेश्चन समझिए. सबसे पहली बात, जहां जहां बोल रहा हूं वहां अंडरलाइन कर दो, मैं समझ में आने लगेगा साइन कन्वेंशन कैसे लगता है. An electric heater supplies heat to a system. क्या लिखा है? Heat to a system. अंडरलाइन कर दो. Heat to a system मतलब जो हीट दी जा रही है वो सिस्टम को दी जा रही है, यानी प्लस में लेना पड़ेगा. लेकिन हमें हीट ना दे के क्या दिया गया है? एट अ रेट. रेट का मतलब होता है अपॉन डेल्टा टी. गॉट द पॉइंट? ठीक है. कितना ये? प्लस का 100 वाट. कोई दिक्कत नहीं है. वाट का मतलब आप इसको 100 जूल पर सेकेंड भी समझ सकते हो. क्लियर हुआ नहीं? क्लियर. ध्यान समझिएगा.
आपको हीट ना दे के हीट पर यूनिट टाइम दे रखा गया है। 100 वाट मतलब 100 जूल पर सेकेंड, और क्योंकि हीट इज गिवन टू द सिस्टम देन पॉजिटिव लिया हमने। अब क्या हो रहा है, इफ सिस्टम परफॉर्म्स वर्क, अंडरलाइन, सिस्टम ने वर्क किया है, कैसा कैसा साइन लिया जाता है, पॉजिटिव। सिस्टम ने वर्क किया यानी प्लस में लेना है, लेकिन यहां भी एक लोचा है, जो वर्क हो रहा है वो भी एट द रेट ऑफ हो रहा है, यानी इसमें भी क्या करना पड़ेगा, डेल्टा टी। मतलब समझ रहे हैं ना, क्वेश्चन के हिसाब से हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स चेंज करना पड़ेगा हमें, ठीक है। पर सेकेंड कितना, 75 जूल पर सेकेंड, है ना। तो क्वेश्चन में तुम्हें मात्र कंफ्यूज करने का प्रयास किया गया, पहले वाट में दिया गया था, बाद में जूल पर सेकेंड में दिया गया था। अगर बच्चा समझदार नहीं है तो समझ नहीं पाएगा और वो कंफ्यूज हो जाएगा, सोचेगा ये क्वांटिटी अलग है, ये क्वांटिटी अलग है, ठीक है। वाट क्या होता है, जूल पर सेकेंड होता है, यानी हीट दी जा रही थी सिस्टम को एट द रेट ऑफ, यानी हीट अपॉन टाइम इज इक्वल टू 100 जूल पर सेकेंड, और वर्क सिस्टम कर रहा था 70 जूल पर सेकेंड के हिसाब से। सिस्टम को हीट दी गई इसलिए प्लस, और सिस्टम ने वर्क किया इसलिए प्लस, और इंटरनल एनर्जी किस रेट से बढ़ रही है ये निकालना है। तो क्या करते हैं, बाय फ्लोट, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, होता है कि नहीं होता है, होता है। लेकिन हमारे पास वैल्यू का है कि अपॉन डेल्टा टी, तो डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा डब्ल्यू अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा यू अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। तो डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी जो है वो हमारा कितना है, 100 धन का प्लस का, मतलब वर्क डन कितना है, प्लस का 75, और डेल्टा यू अपॉन डेल्टा टी निकालना है, तो आंसर क्या आ गया, डेल्टा यू अपॉन डेल्टा टी बराबर 25 जूल पर सेकेंड। कॉपी कर लीजिए, इसके आगे नेक्स्ट टर्म पे डालिए। टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस, टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस, टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस। ठीक है, तो थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस बेसिकली दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो लिखिए, देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस, देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस, देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस। नंबर 1, non-cyclic process. Number 1 is non-cyclic process and number 2 is cyclic process. एक था non-cyclic process और दूसरा है cyclic process, ठीक है। तो हेडिंग डाल दीजिए non-cyclic process। नॉन साइक्लिक प्रोसेस, नॉन साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है, ऐसे समझिए कि एक ऐसा प्रोसेस जिसको जब परफॉर्म किया जाए तो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में पहुंच जाएगा। अगर हम इसी कंडीशंस को रिवर्स कर दें तो एग्जैक्टली ये पीछे ना जा पाए। समझिए बात को ध्यान से, ठीक है। साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक में क्या फर्क है, मैं यहां साइड में साइक्लिक का बना दे रहा हूं, आप समझ जाएंगे कि ए से बी तक आप गए किसी प्रोसेस के थ्रू, और अगर आप कंडीशंस एकदम रिवर्स कर दें तो प्रोसेस एग्जैक्टली रिवर्स हो जाए, मतलब एग्जैक्टली वही चीजें फॉलो करते हुए फिर वहीं पहुंच जाए, तो इसे बोला जाता है साइक्लिक प्रोसेस। नहीं समझे, मतलब जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन है,
जंग लगना, ठीक है, ये नॉन साइक्लिक प्रोसेस है। एक बार जंग लग गई तो लग गई, आप उस जंग से लोहा दोबारा नहीं बना सकते, राइट, ओके। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जिसको आप बिल्कुल एग्जैक्टली रिवर्स कर सकते हैं, वापस ला सकते हैं उन चीजों को, है ना। तो अगर हम कुछ कंडीशंस को मेंटेन करते हुए किसी प्रोसेस को ए से बी तक लेके जाएं और उन कंडीशंस को अगर रिवर्स कर दें और वो प्रोसेस, वो सिस्टम एग्जैक्टली वही स्टेट्स को फॉलो करते हुए वापस ना जाए, अगर जाए भी तो दूसरा रास्ता फॉलो करते हुए जाए, तो उसको क्या बोलते हैं, नॉन साइक्लिक प्रोसेस, ठीक है। साइक्लिक क्या हो जाएगा कि जिस रास्ते से गया कंडीशन को रिवर्स कर दिया तो एग्जैक्टली रिवर्स पाथ को फॉलो करते हुए चला, ऐसे क्या कहते हैं, साइक्लिक प्रोसेस। बात समझ में आ गई है आपको, ठीक है। तो लिखिए, मैंने डाल दिया नॉन साइक्लिक प्रोसेस, लिखिए इसके अंदर अ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस व्हिच डज नॉट अटेन्स, a thermodynamic process which does not attains its any previous thermodynamic state comma is called non-cyclic process. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लिख के ये बना लीजिए। ये जो प्रोसेस शो किया जा रहा है ये एक नॉन साइक्लिक प्रोसेस है, ठीक है। कॉपी कर लीजिए फटाक से। हेडिंग डाली है टाइप्स ऑफ नॉन साइक्लिक प्रोसेस। टाइप्स ऑफ नॉन साइक्लिक प्रोसेस। हम नॉन साइक्लिक प्रोसेस कितने प्रकार के होते हैं, साइक्लिक वाला आगे पढ़ाएंगे, जब पूरा नॉन साइक्लिक खत्म हो जाएगा तब साइक्लिक उसके बाद पढ़ाएंगे। तो टाइप्स ऑफ नॉन साइक्लिक प्रोसेस, तो लिखिए 4 इंपॉर्टेंट नॉन साइक्लिक प्रोसेसेस, 4 इंपॉर्टेंट नॉन साइक्लिक थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस, 4 नॉन साइक्लिक thermodynamic processes, 4 important non-cyclic thermodynamic processes are as follows. लिख लिया? Number 1, isochoric process. Isochoric process, आइसोकोरिक प्रोसेस या इसको आइसोमेट्रिक प्रोसेस कहते हैं। आइसोमेट्रिक प्रोसेस, इस प्रोसेस में वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, हम लिखवाएंगे सब प्रोसेस का अलग अलग, ठीक है। आइसोकोरिक प्रोसेस या आइसोमेट्रिक प्रोसेस, ये पहला है। दूसरा है आइसोबारिक प्रोसेस। बार प्रेशर का यूनिट होता है, यानी इस प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट रहता है, ठीक है। तीसरा आइसोथर्मल प्रोसेस। थर्मल शब्द यहां पे टेम्परेचर को डिनोट कर रहा है, हीट को नहीं, यानी टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। नंबर 4 एडियाबैटिक प्रोसेस या आइसो एंट्रोपिक प्रोसेस, ठीक है। एडियाबैटिक प्रोसेस या आइसो एंट्रोपिक प्रोसेस में हीट कांस्टेंट रहती है,
हमने पढ़ाया था आपको एडियाबैटिक वॉल्स में जब कोई चीज होती है तो घिरी हुई, तो ना बाहर की हीट अंदर पा पाती है ना अंदर की हीट बाहर जा पाती है। ठीक है, तो मतलब अगर आप अपने आइडिया के लिए लिखना चाहते हो तो आइसोकोरिक प्रोसेस में वॉल्यूम ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, आइसोकोरिक वॉल्यूम सॉरी आइसोबारिक में प्रेशर जो रहता है थर्मोडायनेमिक सिस्टम का यानी गैस का वो कांस्टेंट रहता है। ठीक है, आइसोथर्मल का ठीक है टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। ठीक है, और इसमें जो हीट एनर्जी है वो कांस्टेंट रहती है इस प्रकार से। तो चलिए अब हेडिंग डाल देते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस आइसोकोरिक प्रोसेस। ठीक है, तो जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या सेम रहता है, वॉल्यूम सेम रहता है। ठीक है, तो लिखिए अ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस व्हिच इज परफॉर्म्ड, अ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस व्हिच इज परफॉर्म्ड in such a way, a thermodynamic process which is performed in such a way, a thermodynamic process which is performed in such a way that the volume of the system remains constant, a thermodynamic process which is performed in such a way that the volume of the system remains constant, the volume of the system remains constant is called isochoric process, is called isochoric process। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं आइसोकोरिक प्रोसेस की, वो मैं लिख दे रहा हूं, ध्यान से इसको देखिएगा। सबसे पहली चीज है इक्वेशन ऑफ स्टेट, यानी इस प्रोसेस में कौन सा फॉर्मूला हमेशा एप्लीकेबल रहता है। केमिस्ट्री में अगर आपने पढ़ा होगा तो इसमें गैलू-सेक लॉ लग जाता है। ठीक है, अगर नहीं पढ़ा तो बहुत अच्छी बात। ठीक है, पढ़िएगा। ठीक है, गैलू-सेक लॉ बताते हैं। इक्वेशन ऑफ स्टेट होती है P1 अपॉन P2 बराबर T1 अपॉन T2। ये कौन सा लॉ है, मतलब आपको अलग से बताए दे रहे हैं। दिस इज SAC, गैलू-सेक लॉ। ठीक है, आई बात समझ में। तो आइसोकोरिक प्रोसेस में जो हमेशा एक इक्वेशन काम करती है, जैसे इक्वेशन ऑफ स्टेट भी कहा जाएगा, वो होती है P1 अपॉन P2 बराबर T1 अपॉन T2, जो कि बेसिकली कहां से ली गई है, गैलू-सेक लॉ। अगर केमिस्ट्री पढ़ी होती तो अभी तक आप समझ गए होते। ठीक है, कि जब वॉल्यूम कांस्टेंट होता है सिस्टम का तो गैलू-सेक लॉ लग जाता है। तो गैलू-सेक लॉ यही होता है कि गैस का प्रेशर गैस की टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी P1 अपॉन P2 बराबर T1 अपॉन T2। ठीक है, इसके बाद आगे कहानी नंबर 2। अगली चीज जो हमारे पास है आइसोकोरिक प्रोसेस, दैट इज इंडिकेटर डायग्राम। वैसे तो ये कॉमन सेंस की चीज है, बच्चे को समझ में खुद ही आ जानी चाहिए। ठीक है, बट मैं फिर भी बना के दिखाई दे रहा हूं। जैसे इंडिकेटर डायग्राम में बेसिकली पीवी इंडिकेटर डायग्राम होता है, तो अगर पीवी इंडिकेटर डायग्राम बना हुआ है और जो प्रोसेस है वो वॉल्यूम एक्सिस के परपेंडिकुलर दिख रहा है, ए से बी चाहे प्रेशर कम होते हुए और ए से बी चाहे प्रेशर बढ़ते हुए, अल्टीमेटली दोनों ही ग्राफ में V की जो वैल्यू है वो क्या है, फिक्स है। ठीक है, V की वैल्यू कांस्टेंट है। आई बात समझ में। तो इंडिकेटर डायग्राम कभी भी ऐसा बना हो, ठीक है, तो आप समझ जाएंगे कि ये क्या है, आइसोकोरिक प्रोसेस का है ना।
ये तीसरी चीज, वैसे बताने को तो बहुत कुछ बताने के लिए होता है, लेकिन जो आपके एकेडमिक स्टैंडर्ड पे है, जो आपको चाहिए, मैं सिर्फ उतना बता रहा हूँ, ठीक है। तीसरी चीज, जब आप देख ही रहे हो कि वॉल्यूम ना बढ़ रहा है ना घट रहा है, ऐसा हमने क्वेश्चन भी कराया था, ग्राफ से इंडिक तीसरा नंबर का ग्राफ था, कराया था, वर्क डन कितना आएगा, आंसर आया था 0, ठीक है। तो ये फैक्ट बात है कि आइसोकोरिक प्रोसेस में हमेशा वॉल्यूम फिक्स रहेगा। जब वॉल्यूम फिक्स रहेगा तो इसका क्या मतलब है, ना पिस्टन ऊपर जाएगा ना नीचे आएगा, और जब डिस्प्लेसमेंट ही नहीं होगा तो वर्क डन कितना हो जाएगा। तो आइसोकोरिक प्रोसेस में वर्क डन हमेशा 0 होता है, ठीक है। तो अगर हम वर्क डन की बात कर रहे हैं यहां पे, तो आइसोकोरिक प्रोसेस में जो वर्क डन का फॉर्मूला है वो डेल्टा W बराबर 0 हो जाएगा, यानी वर्क डन हमेशा 0 रहता है क्योंकि वॉल्यूम सेम रहता है, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अगर मैं लिखूं इस प्रोसेस के लिए फ्लोट, अगर मैं फ्लोट लिखूं इस प्रोसेस के लिए, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लिखूं, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, डेल्टा Q बराबर डेल्टा U प्लस डेल्टा W, राइट। तो Q की डेल्टा W तो 0 ही रहेगा, याद करने वाली बात हो गई अब तो डेल्टा Q बराबर डेल्टा U, यानी साइक्लिक में आइसोकोरिक प्रोसेस में हमेशा जो हीट हम देते हैं वो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को बढ़ा देती है, ठीक है। अब एक एडिशनल चीज जो आपको हम सिखाने जा रहे हैं वो ध्यान समझिएगा, काम का फॉर्मूला। फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस, एक बात समझिए, फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस अभी अभी हमने देखा कि जो डेल्टा U होता है वो डेल्टा Q के बराबर होता है। डेल्टा Q की वैल्यू कब, जब V का वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। तो माय डियर, डेल्टा Q का फॉर्मूला होता है, देखिए एक फॉर्मूला होता है श्रीमती, Cm डेल्टा T, C स्मॉल होता है स्पेसिफिक हीट, M मास होता है, डेल्टा T राइज इन टेम्परेचर होता है, इसको चलो MC लिख देते हैं, MC डेल्टा T, ठीक है। लेकिन ये फॉर्मूला तब लगता है जब मटेरियल का जो अमाउंट है वो ग्राम में, किलोग्राम में पता हो, मतलब उसका मास पता हो। लेकिन यहाँ पे हम क्या मटेरियल ले रहे हैं, यहाँ पे मटेरियल हम ले रहे हैं गैस। थर्मोडायनामिक सिस्टम क्या है, एक आइडियल गैस है। तो गैस का जो अमाउंट लिया जाता है माय डियर, वो मोल्स में लिया जाता है, N, where N is number of moles। और जो उस कंडीशन में जो स्पेसिफिक हीट होती है उसे बोला जाता है मोलर स्पेसिफिक हीट, कैपिटल C से रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब जो फॉर्मूला Q बराबर MC डेल्टा T होता है वो यहां जाके NC डेल्टा T बन जाता है। ये C कब, जब V का वैल्यू क्या है। अब कहोगे सर ये क्या नौटंकी है, हाँ तो नौटंकी ये मतलब ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में पढ़ा जाता है, ठीक है। तो अगर आपने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस नहीं पढ़ा है तो जब पढ़ेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। आप इतना समझिए कि गैस की जो स्पेसिफिक हीट होती है, जिसको कैपिटल C से लिखा मैंने, वो अलग प्रेशर पे अलग होती है। मतलब अगर प्रेशर कांस्टेंट रख के मेजर करी जाए स्पेसिफिक हीट तो उसकी वैल्यू अलग आती है, जिसे Cp कहते हैं। C यहाँ पे क्या लिख जाएगा, P लिख जाएगा। और अगर गैस का वॉल्यूम कांस्टेंट रख के आपने स्पेसिफिक हीट मेजर करी तो उसे क्या कहते हैं, Cv कहते हैं। Cp एंड Cp Cv दो चीजें होती हैं, ठीक है। इसको बोला जाता है मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, यानी गैस की स्पेसिफिक हीट जब वॉल्यूम कांस्टेंट था। और अगर Cp लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। आई बात समझ में। तो यहां पे आपका इंटरनल एनर्जी का एक नया फॉर्मूला बन गया है, जहां पे N क्या है, नंबर ऑफ
मोल्स ऑफ गैस है, ठीक, और सीवी क्या है, मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। गॉट इट? डेल्टा टी क्या है, चेंज इन टेम्परेचर या राइज इन टेम्परेचर, वट एवर यू कैन से, चेंज इन टेम्परेचर इन कैलोरी, ठीक है। डेल्टा यू आप जानते ही हैं, इंटरनल एनर्जी चेंज, है ना, कॉपी कर लीजिए। तो यानी कि अगर न्यूमेरिकल आ गया, ठीक है, आइसोकोरिक प्रोसेस का, तो सपोज मान लीजिए आपको डेल्टा यू निकालना था, ठीक है, या आपको डेल्टा क्यू निकालना था, और आपको नंबर ऑफ मोल्स बता दिया जाए, राइज इन टेम्परेचर बता दिया जाए, और आपको सीवी ना बता के आपको गैस का नाम बता दिया जाए, ठीक, मतलब आपको गैस के कितने मोल्स हैं वो पता है, गैस का टेम्परेचर कितना बढ़ाया गया ये पता है, और आपको सीवी नहीं बताया गया, आपको ये बताया गया गैस हीलियम है। अब सीवी निकाल लो तो जाने, ठीक है। तो इसका जुगाड़ क्या है, इसका जुगाड़ है सीवी का फॉर्मूला डिग्री ऑफ फ्रीडम से कनेक्ट कर दिया जाए, ठीक है। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब कोई गैस का मॉलिक्यूल कितनी डायरेक्शन में मोशन कर सकता है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। जैसे मोनोएटॉमिक गैस होती है, समझना बड़ा आसान होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है, केटीजी में भी बताया जाता है। जैसे मोनोएटॉमिक गैस है, मोनोएटॉमिक मतलब एक एटम है, एक एटम है तो या तो एक्स डायरेक्शन में जाएगा, या तो वाई जाएगा, या तो जेड जाएगा। डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो गई, ठीक। डायटोमिक गैस है, दो एटम हो गए, समझिए बड़ा आसान होता है। मान लो ये है जैसे वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, वाई जेड एक्स। मोनोटॉमिक अगर एक ही एटम है तो या तो इधर जाएगा एक, या तो इधर जाएगा दो, या तो इधर। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो गई, 3। डायटोमिक है मान लो, यहां बीच में नहीं, ठीक है, ये है तो या तो इधर जाएगा एक, या तो इधर जाएगा दो, या तो इधर जाएगा 3। और क्या कर सकता है, घूम सकता है, 1 2, कितने हो गए, 5। इसके अबाउट नहीं घूम सकता ना, क्योंकि ये छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, गैस के एटम होते हैं कितने बड़े बड़े, ठीक है, वो समझ में नहीं आएगा, है ना। ओके, अभी हम ये नहीं कह सकते भैया तुम मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखो, बहुत कुछ है, ठीक है। क्यों नहीं ले रहे हैं इसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि इस एक्सिस के अबाउट इन दोनों पार्टिकल्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 है। जिनको आता है, जो वीडियो देख रहे हैं, जो जानते हैं इस बात को, ठीक है। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी जो है वो k बराबर हाफ आई ओमेगा स्क्वायर है, और क्योंकि पार्टिकल एक्सिस ऑफ रोटेशन पे ही लाई कर रहा है, इस वजह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 है। इस वजह से इस एक्सिस पे किसी प्रकार की रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी नहीं हो सकती, इस वजह से इस वाली एक्सिस का रोटेशनल मोशन नहीं लिया गया है। आई बात समझ में? यानी कुल मिलाकर अल्टीमेटली डिग्री ऑफ फ्रीडम आसान चीज है। अगर आपको गैस बता दी जाए कि मोनोटॉमिक है, डायटोमिक है, ट्राइटोमिक है, ठीक है, तो मैं एक और जुगाड़ आपको बता देता हूं, और नेक्स्ट टर्न पे हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे इसके, ठीक है। तो जुगाड़ है रिलेशन बिटवीन CV एंड F क्या है, दैट इज डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं, वी नो दैट डेल्टा यू जो होता है वो होता है NCV डेल्टा T, जो अभी भी निकाला नंबर 1। और काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में पढ़ाया जाता है कि डेल्टा यू जो होता है वो F/2 NR डेल्टा T होता है, ठीक है। किसी भी आइडियल गैस का जो, किसी भी गैस का जो इंटरनल एनर्जी होता है उसका फॉर्मूला ये होता है, जहां पे F डिग्री ऑफ फ्रीडम है, N नंबर ऑफ मोल्स है, R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, डेल्टा T राइज इन टेम्परेचर है। तो जब दोनों ही डेल्टा यू है तो बराबर कर देते हैं, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड कितना हो गया, NCV डेल्टा T बराबर F/2 NR डेल्टा T। डेल्टा T कैंसिल, R से R कैंसिल, तो क्या आ गया,
CV बराबर F/2, सॉरी n से m कटा है, r नहीं कटा, तो CV बराबर F/2 r। तो ये याद करने योग्य फॉर्मूला है, ठीक है, क्योंकि गैस का नाम पता होने से F पता चल जाएगा, और जैसे F पता चल जाएगा CV पता चल जाएगा। N और डेल्टा T आपको दिया जाएगा तो U डेल्टा U आ जाएगा, डेल्टा U जो होगा वही डेल्टा Q होगा। आई बात समझ में? तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक। या अगर आपको अभी से रट्टा मारना है तो आप यहीं पे रट्टा मार सकते हैं CV का, मतलब कुछ बच्चे होते हैं नहीं सर नहीं ऐसे ही बता दीजिए। तो भैया इसमें अगर हम मोनो एटॉमिक गैस की बात करें, डायटॉमिक गैस की बात करें और पॉली एटॉमिक गैस की बात करें, तो मोनो एटॉमिक गैस की अगर आप बात करोगे तो डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाता है मोनोटॉमिक का 3। अगर आप डायटॉमिक की बात करोगे तो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है 5, और अगर उससे ज्यादा की बात करोगे तो उसको पॉली एटॉमिक की गिनती में रखा जाता है, उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाता है 6। यानी इस बुद्धि के हिसाब से CV की वैल्यू मोनो एटॉमिक गैस के लिए 3/2r हो जाती है, CV की वैल्यू डायटॉमिक गैस के लिए 5/2r हो जाती है, और CV की वैल्यू पॉली एटॉमिक गैस के लिए 3r हो जाती है। नहीं पल्ले पड़ा? तो मेरा सुझाव तो ये है कि ये अलग अलग मत याद करिए, ये तो ऑलरेडी पता होता है, आप सीधे फॉर्मूला याद करिए, ठीक है। R की वैल्यू 8.31 होती है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की, ठीक है, जूल पर मोल पर केल्विन, ठीक है। R की वैल्यू लिखते हैं क्या? R की वैल्यू जान लो भैया। R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है, ABKTG में था 8.31 जूल पर मोल पर केल्विन। ये यूनिट, इसको R क्या है? R इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। R का नाम यहां लिख दे रहा हूं, दिस इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू ये होती है, ठीक है। F क्या है? F स्टैंड्स फॉर डिग्री ऑफ, अच्छा ऊपर लिखा तो था, चलो ऊपर लिखा है F मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। फॉर्मूले याद कर लीजिएगा, नेक्स्ट क्लास में इसके न्यूमेरिकल्स लगेंगे।